तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने सर्कुलेशन जो है हार्ट का वो कंप्लीट कर लिया था। तो छोटे मोटे टॉपिक बचे थे, जैसे कि पेसमेकर बचा था और कुछ टर्म्स जैसे कि एंजीना पेक्टोरिस, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, सिस्टोल, डायस्टोल, हार्ट बीट, ये सब चीज़ें मैंने किसमें बताई थी, पिछले वाले क्लास में बता दी थी। अब इस वीडियो में हम लोग क्या क्या चीज़ें बताऊंगी मैं तुम लोग को। एक ब्लड ट्रांसफ्यूजन वाला टॉपिक था जो हमारा बचा रह गया था, वो इसमें इंक्लूड करेंगे। साथ में ब्लड वेसल्स का टॉपिक था, वो इसमें इंक्लूड करेंगे। और साथ ही साथ पोर्टल सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, और उसी में उसके ऑर्गन्स और सब चीज़ें पार्ट जो है वो इंक्लूड करेंगे। थोड़ा सा हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, बट मैं सोच रही थी कि इसमें पूरा इंक्लूड कर दूँगी, और अगर बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड लगेगी तो मैं इसको ही एक और पार्ट बना के ये चैप्टर ख़त्म कर दूँगी। तो लेकिन इतने टॉपिक्स जो हमारे चैप्टर में बचे हैं, अगर इसके अलावा किसी को और कोई भी टॉपिक या किसी चीज़ में जो ना समझ में आओ वो ऐसा हो तो मुझे कमेंट कर देना, मैं उसका प्रॉपर्ली बना के बता दूँगी। ठीक है, तो अब ये चीज़ तो पहली हो गई हमारी। शुरू करते हैं हम लोग कहाँ से, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से। ठीक है, तो हमारा टॉपिक क्या है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। है ना, तो टॉपिक का नाम है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। शुरू करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं ब्लड की बात करूँ तो उसमें सबसे पहली चीज़ आती है ब्लड ग्रुप्स। क्या आती है, ब्लड ग्रुप्स। ब्लड ग्रुप्स जो तुम लोगों ने सुना होगा, ए होता है, बी होता है, किसी का ए बी होता है और ओ होता है। इसके अलावा और नहीं सुनेंगे। बाकी प्लस माइनस, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, इस टाइप से सुना होगा। ठीक है, ये कैसे होता है, क्या इसका सिस्टम है। पहली बात तो जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन और ब्लड ग्रुप्स का सिस्टम है, इसके लिए हमारे पास जो सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम्स बने हैं, बट जो सबसे ज़्यादा माने जाने वाले सिस्टम है वो दो है। एक एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है और दूसरा क्या है, पीएच सिस्टम, सॉरी आरएच सिस्टम। एक एबीओ सिस्टम है और एक क्या है, आरएच सिस्टम है। ये दो चीज़ें हमारी प्रेजेंट होती है। अब अगर मैं आगे बात करूं तो क्या होता है, अगर मैं ब्लड ग्रुप्स चालू करूं, कहाँ से चालू करूं, ब्लड ग्रुप से चालू करती हूँ। यहाँ ब्लड ग्रुप्स लिखेंगे, यहाँ पे एंटीजेंस लिखेंगे, यहाँ पे एंटीबॉडीज लिखेंगे। ठीक है, तो हम चालू करते हैं। तो अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे मैंने क्या बोला, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ब्लड ग्रुप, यहाँ पे हम लिखेंगे एंटीजेंस कौन से होते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे एंटी बॉडी कौन सी होती है। ठीक है, ब्लड ग्रुप की बात करो, अगर ए ब्लड ग्रुप है, ए ब्लड ग्रुप में एंटीजन क्या प्रेजेंट होगा, ए। अब एंटीजन होता क्या है, एंटीजन्स जो होते हैं वो ए और बी दो ही टाइप के एंटीजन होते हैं। मैं यही बताती हूँ, ए और बी दो ही टाइप के एंटीजन होते हैं। ठीक है, प्रेजेंट कहाँ होते हैं, ऑन आरबीसी। कहाँ प्रेजेंट होता है, आरबीसी की सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं एंटीजन। जिसकी बॉडी में ए होगा वो ए ब्लड ग्रुप, जिसकी में बी होगा वो बी ब्लड ग्रुप, जिसके में ए बी दोनों होगा वो ए बी ब्लड ग्रुप, और जिसके में ए बी दोनों ही नहीं प्रेजेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, ओ ब्लड ग्रुप। तो जैसे कि यहाँ पे अब हम लोग समझने वाले हैं। अब जिसके पास कैसा ब्लड था, हमारा ए था एंटीजन ब्लड ग्रुप, सॉरी ब्लड ग्रुप ए था, उसके में एंटीजन क्या है, आरबीसी के ऊपर क्या प्रेजेंट होगा, ए। अब एंटीबॉडी मतलब उसके अपोजिट जो चीज हमारी बॉडी में प्रेजेंट होगी, अगर वो दूसरी वाली चीज एंटर करी तो हमारी बॉडी क्या करेगी, रिएक्ट करेगी। तो अगर ए एंटीजन है तो दूसरा जो एंटीबॉडी होगा वो क्या होगा, एंटी बी होगा। अगर बी ब्लड ग्रुप है तो बी एंटीजन है लेकिन एंटीबॉडी क्या होगा, ए एंटी ए प्रेजेंट होगा। अगर ए बी ब्लड ग्रुप है तो दोनों ए और बी एंटीजन है तो क्या कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट होगा, नहीं प्रेजेंट होगा। क्यों, क्योंकि एंटीजन्स दो होते हैं, एंटीबॉडीज भी दो ही प्रेजेंट। अब दोनों एंटीजन्स प्रेजेंट है तो क्या उसके अपोजिट पे एंटीबॉडी बची, नहीं बची, तो कोई एंटीबॉडी नहीं प्रेजेंट होगी जिसके पास ए बी होगा। ओ वाले में क्या होता है, ओ वाले में अगर हम देखें कि कोई भी एंटीजन नहीं प्रेजेंट है, जब ब्लड में आरबीसी के ऊपर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो एंटीबॉडीज कौन से प्रेजेंट होंगे, दोनों, ए एंटी ए और एंटी बी, दोनों ही हमारे एंटीबॉडीज
क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। आगे क्या होता है, ये दोनों ही एंटीबॉडीज जो हमारे यहाँ पे प्रेजेंट हैं, इसमें तो चलो कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन अगर मान लो इसको किसी से ब्लड देना हुआ या लेना हुआ, तो ये ब्लड रिसीव किससे किससे कर सकता है, ठीक, किससे किससे रिसीव कर सकता है ब्लड। तो एक तो अगर मैं बोलूँ किससे रिसीव कर सकता है, ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, तो वो ए से ही रिसीव कर सकता है। क्या वो ए बी से रिसीव कर सकता है, नहीं, क्योंकि अगर वो ए बी से रिसीव करेगा तो क्या एंटी बी रहेगा, उसको मार नहीं देगा, तो ए बी से रिसीव नहीं कर सकता। लेकिन क्या वो ओ से रिसीव कर सकता है, कर सकता है, क्योंकि ओ में तो कोई एंटीजन ही नहीं प्रेजेंट होता। बी की बात करते हैं, बी वाला किससे ले सकता है, बी से तो ले ही सकता है ना, किससे ले सकता है, बी से। लेकिन क्या वो ए बी से ले सकता है, नहीं, क्यों, क्योंकि वहां पे क्या प्रेजेंट है, एंटी ए प्रेजेंट। तो अगर ए बी लेंगे तो ए वाला एंटीजन आएगा और ए वाला एंटीजन आएगा, तो ये क्या करेगा, उसको मार देगा। लेकिन क्या ओ से ले सकता है, ले सकता है, क्योंकि कोई एंटीजन ही नहीं प्रेजेंट है, तो एंटीजन ही नहीं प्रेजेंट होगा तो एंटीबॉडी कोई रिएक्शन ही नहीं होगा। ए बी वाला किससे ले सकता है, ए से तो ले ही सकता है, कोई एंटीबॉडी नहीं है, बी से भी ले सकता है, कोई एंटीबॉडी नहीं है, ए बी से खुद से तो ले ही सकता है और ओ से भी ले सकता है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट। क्यों, क्योंकि ये सबसे ले सकता है, ठीक है। और ओ वाला क्या ए से ले सकता है, नहीं, क्योंकि एंटी ए प्रेजेंट है। बी से ले सकता है, नहीं, क्योंकि एंटी बी प्रेजेंट है इसके पास। किससे ले सकता है, सिर्फ और सिर्फ ओ से ले सकता है। किससे ले सकता है, सिर्फ ओ से ले सकता है। हो गया हमारा, ठीक है। अब ऐसे ही अगर मैं बात करूं डोनेट किसको किसको कर सकता है, तो डोनेट का मैं यहीं पे लिख देती हूँ, ए वाला किसको किसको डोनेट कर सकता है, ए वाला डोनेट कर सकता है ए बी को, और ए को, ओ को कर ही नहीं सकता। बी वाला किसको कर सकता है, बी को कर सकता है और ए बी को कर सकता है। ए बी किसको डोनेट कर सकता है, ए को कर सकता है, बी को कर सकता है, ए बी को कर सकता है, और बस। ओ वाला किसको डोनेट कर सकता है, ओ ए बी ओ सबको डोनेट कर सकता है, ठीक है। समझ में है मेरी बात, इसमें मुझे नहीं लगता किसी को भी कोई दिक्कत होगी। कुछ ना समझ में आए तो मुझे बता देना। बाकी यही मेन चीज़ होती है जो हमें पता होना होता है। और अगर इससे हम देखें तो हमें क्या समझ में आए, ओ वाला क्या है हमारा, ओ है यूनिवर्सल डोनर, वो सबको डोनेट कर सकता है। और ए बी वाला क्या है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट। क्यों है यूनिवर्सल रेसिपिएंट, क्योंकि वो सबसे रिसीव कर सकता है, बस, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसी में क्या है, आर एच सिस्टम। आर एच सिस्टम जो है ये ऐसे हुआ कि हमें जब ट्रांसफ्यूजन करके देखा जा रहा था तो हमारे लिए चीज़ें बहुत आसान थी, ठीक है। हमारे लिए चीज़ें कैसे आसान थी कि ठीक है, अब ए वाले को ए में देंगे, बी वाले को बी, ए बी वाले को, और बाकी जो भी हमने रिसीवर और डोनर की बात की, फिर भी दिक्कतें आ रही थी, फिर भी जो है क्लॉटिंग और बाकी चीज़ों की दिक्कत आ रही थी। तब हमें एक चीज़ डिस्कवर की गई, वो ये थी आर एच फैक्टर। आर एच फैक्टर हमें किस में देखने को मिला था, रीसस मंकी में। किस में देखने को मिला था, रीसस मंकी में हमें आर एच फैक्टर देखने को मिला था। जो आर एच फैक्टर हमें रीसस मंकी में देखने को मिला था, इसकी प्रेजेंस अगर होती है तो हम लोग लिख देते हैं कि पॉजिटिव है, और अगर इसकी एब्सेंस होती है तो हम लोग लिख देते हैं नेगेटिव। तो अगर ए ब्लड ग्रुप का आदमी है और उसके ब्लड में आर एच फैक्टर भी प्रेजेंट है तो हम बोलेंगे कि ए पॉजिटिव है। लेकिन अगर खाली ए आदमी है, उसमें कोई आर एच फैक्टर नहीं प्रेजेंट, तो हम क्या कहेंगे, ए नेगेटिव बोलेंगे। बस, समझ में है मेरी बात, ठीक। तो ये हो गया हम लोग का। बाकी अगर मैं बात करूँ और क्या होता है, एक गिव रीजन टाइप पूछा जाता है कि अगर मान लो हमारी जो मदर है जिसने कंसीव किया हुआ है, वो अगर आर एच निगेटिव है, लेकिन फादर जो है वो आर एच पॉजिटिव रहे होंगे, तो चांसेस है कि जो चाइल्ड है, बेबी है, वो क्या हो, आर एच पॉजिटिव हो। उस केस में देखो, थ्रू आउट प्रेगनेंसी तो बेबी का ब्लड मदर के साथ मिक्स नहीं होता, बट ड्यूरिंग डिलीवरी हो सकता है बैकवर्ड फ्लो होने की वजह से क्या हो, बेबी का ब्लड मदर की बॉडी में चला जाए, और ऐसे केस में क्या होता है, फीटस की डेथ हो सकती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो मदर क्या है, नेगेटिव है, मदर की बॉडी में कुछ है ही नहीं ऐसा। बट अगर हम उसमें पॉजिटिव वाला चला जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा, तो एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती है, और वो एंटीबॉडीज मदर की बॉडी में भी चीज़ें डेवलप कर सकती है, और बच्चे को भी बहुत सारी बीमारियां टाइप कॉज कर सकती है, डेथ तक हो सकती है। समझ में मेरी बात, तो ये गिव रीजन पूछा जाता है, ठीक है। तो ये हमारा एक टॉपिक हो गया।
दूसरा आगे बात करूं अगर, तो आगे क्या है, नेक्स्ट चीज है ब्लड वेसल्स। अगर मैं ब्लड वेसल्स की बात करती हूँ, ब्लड वेसल्स जो होती है वो 3 टाइप की होती है। एक होती है आर्टरी, एक होती है वेन, और एक होती है कैपिलरीज। और आर्टरी और वेन के थोड़ा बहुत बारे में तो पढ़ ही चुके हैं। कैपिलरीज क्या होती है? कैपिलरीज सबसे छोटी, बहुत ज्यादा महीन पतली छोटी होती है, और ये जो होती है मेनली डिफ्यूजन में मदद करती है। डिफ्यूजन मतलब जो भी एक्सचेंज रिलेटेड चीजें होती है मेनली वो कौन मैनेज करेगा? कैपिलरीज मैनेज करेगी। आर्टरीज हमेशा ब्रेक करके फर्दर कैपिलरीज में टूटती हैं, वेन भी आगे ब्रेक करके फर्दर कैपिलरीज में टूटती है। तो एक तरीके से आर्टरी और वेन को ज्वाइन कराने का काम भी किसका होता है? कैपिलरीज का होता है। ठीक है, तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले बात किसकी करेंगे? आर्टरी की बात करेंगे। चलो आर्टरी पे आता है। आर्टरी, पहली चीज जो मैं पहले ही बता चुकी वो क्या है, कि ब्लड को अवे फ्रॉम हार्ट लेके जाती। ए से याद कराया था कि नहीं कराया था? एक और चीज, अगर हार्ट से दूर ले जा रही है तो टूवर्ड्स ऑर्गन ले जाएगी कि नहीं? तो टूवर्ड्स ऑर्गन किसको लेके जा रही है? ब्लड को लेके जा रही है। किसको लेके जा रही है? ब्लड को। तो कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट एंड कैरी ब्लड टूवर्ड्स द ऑर्गन। और क्या पढ़ना है? और ये होता है कि साथ ही साथ और क्या काम करती है, कि मैंने बताया था कि आर्टरी जो होती है वो कैसा ब्लड कैरी करती है? कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट pulmonary artery which carry deoxygenated blood। मैं लोकेशन और ये सब चीजें पहले ही इसमें बता चुकी हूँ। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं? आर्टरी, आज सोच के देखो, हार्ट है, आर्टरी हार्ट से दूर लेके जा रही है, और क्यों? बहुत ज्यादा, पहली बात तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल बहुत ज्यादा प्रेशर लगाता है, बहुत ज्यादा प्रेशर हैंडल करना होता है, और बहुत दूर दूर तक लेके जाना होता है। तो प्रेशर हैंडल करने के लिए वॉल्स कैसी होनी चाहिए? थिक होनी चाहिए कि नहीं होती है? तो इसकी जो वॉल्स होती है, थिक मस्क्यूलर वॉल्स होती है। भूल जाओ तो कैसे याद रखोगे? क्योंकि इसको बहुत ज्यादा प्रेशर हैंडल करना होता है, और अगर ये थिक नहीं होगी तो क्या ये प्रेशर को हैंडल कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। तो थिक होना जरूरी है। अगर सोचो ये हमारी है, अगर यहाँ पे वॉल्स वाला जो रीजन है वो क्या हो गया है? थिक है। अगर वॉल्स वाला रीजन क्या है? थिक है, तो जो बीच का जहां से ब्लड फ्लो कर रहा है इसको हम पहली बार तो क्या बोलते हैं? ल्यूमेन कहते हैं। ल्यूमेन कैसा हो जाएगा? नैरो होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पे ल्यूमेन कैसा होता है? नैरो होता है। नैरो ल्यूमन। तो इन दोनों को साथ में ही याद करो। याद भी क्या, मैं बताती हूँ कि याद किसका करो? याद करो आर्टरी के बारे में। किसके बारे में याद करोगे? आर्टरी। आर्टरी की वॉल्स थिक क्यों होती है? क्योंकि उसको इतना ज्यादा हाई प्रेशर सब लेके जाना होता है। लेकिन ल्यूमन कैसा होता है? नैरो होता है, पतला सा एकदम सा बीच में होता है। ठीक है, अब ब्लड कैसे फ्लो करता है? ब्लड फ्लो करता है एसपी, स्पर्ट्स। स्पर्ट्स का मतलब क्या होता है? जैसे जब पाइप से बहुत तेज पानी निकलता है तो ऐसे नहीं, फव्वारा बहुत सारा टाइप का निकलता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्पर्ट्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा हाई प्रेशर से निकल रहा होता है ब्लड। ठीक है, इतनी ही चीजें, इतना ही अगर याद कर लोगे तो डिफेंसेस आराम से लिख सकते हो आर्टरी वेन्स के बारे में भी। ठीक है, तो ये हमारी मेन चीजें हो गई जो हम लोग को समझना है। बाकी और क्या, इसमें कोई भी वॉल्व प्रेजेंट नहीं होती है, नो वॉल्व प्रेजेंट। ठीक है, तो ये 6-7 पॉइंट मैंने बता दिए, जो अगर याद कर लोगे तो डिफरेंसेस और बाकी सारी चीजें आराम से लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट चीज बात करती हूँ। नेक्स्ट होता है वेन्स के बारे में। वेन्स कैसी होती है? वेन्स कैसे ब्लड कैरी करती है? मैंने बताया था जस्ट अपोजिट आर्टरी का, कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट। तो मतलब नहीं सॉरी, अवे हो गया गलती से। कैरी ब्लड, अपोजिट था ना आर्टरी का, टूवर्ड्स हार्ट। अवे तो आर्टरी के लिए आ रहा था, और अवे फ्रॉम
ऑर्गन्स। ठीक है, दूसरी चीज इतना समझ में आ गया। बाकी ये कैसा कैरी करता है, कैरी डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, जो कि कैसा ब्लड कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड। लेके कहाँ से आती है, हार्ट से। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो गया कि उसमें अगर आर्टरी का सब याद कर लो। ठीक है, आर्टरी में कैसी वॉल्स थी, थिक वॉल्स थी, तो वेन्स में कैसी वॉल होंगी, थिन वॉल्स होंगी। बाकी एक और चीज है, तो किसको इतना ज्यादा प्रेशर तो हैंडल नहीं करना होता, ऑर्गन से ब्लड लेके आ रहा होता, तो कैसे होती है, थिन वॉल्स होती हैं। वॉल्स थिन होगी तो ल्यूमेन कैसा होगा, वाइडर ल्यूमेन होता है। ठीक है, तो अगर हम देखें ऐसा कुछ है, अगर वॉल्स थिन होगी तो ल्यूमेन कैसा होगा, वाइड होगा। समझ में आई, तो ये वॉल्स जब थिन है तो ल्यूमेन हमारा क्या है, वाइड होता है, हो गया। ठीक है, उसके अलावा और क्या था, और इसके अलावा ये था कि इसमें क्या प्रेजेंट होती है, वॉल्स आर प्रेजेंट, तो वॉल्स प्रेजेंट होती है। क्यों, क्योंकि ये ब्लड को ऑर्गन से हार्ट तक लेके जा रहा होता है, तो हो सकता है बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड हो जाए, तो बैकवर्ड फ्लो ना हो उसके लिए हमारे पास क्या होती है, वॉल्स प्रेजेंट होती हैं इसमें। ठीक है, बाकी और चीजें जो थोड़ी बहुत और पता होनी चाहिए, मेन तो यही था हमारा। ठीक है, नेक्स्ट चीज, आर्टरीज जो होती हैं वो ब्रेक करती हैं आर्टीरियोल्स में, वेन्स जो होती हैं वो ब्रेक करती हैं वेन्यूल्स में, और ये दोनों ही ब्रेक करती हैं किसमें, आर्टीरियोल्स भी और वेन्यूल्स भी। किसमें ब्रेक करती हैं, कैपिलरीज में। और इसी से इन दोनों के बीच में कनेक्शन बनता है और एक्सचेंज होता है। आर्टरी जो ब्लड लेके आती है, वेन्स उसको आगे ले जाके कैरी करती है, ये वेन्स लेके आती है तो आर्टरी ले जाके आगे लेके जाती है कि नहीं लेके जाती है। हम लोग लंग्स में देख ले, किडनी, ऑर्गन, जितनी भी जगहों पे देख ले, तो वहां पे क्या हो रहा है, हर जगह कैपिलरीज। और अगर तुम लोगों ने थोड़ा बहुत एक्सक्रीशन पढ़ा हो तो एक्सक्रीशन में भी हम लोग आर्टीरियोल्स टर्म आता है वहां पे, जहाँ पे हम लोग ग्लोमेरुलस एक्सक्रीशन की बात करते हैं, वहां पे वो कैपिलरीज से ब्रेक करती है, तभी डिफ्यूजन, डिफ्यूजन मतलब एक्सचेंज, तभी डिफ्यूजन या एक्सचेंज पॉसिबल होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट चीज जो हमें पढ़नी है वो क्या है, कैपिलरीज के बारे में। चलो, कैपिलरीज क्या होती है, कैपिलरीज जो होती हैं, पहली बात तो सबसे ज्यादा छोटी ट्यूब्स होती हैं। ठीक है, नैरो ट्यूब्स होती हैं। दूसरा पॉइंट क्या हुआ कि इनकी जो वॉल्स होती है वो सिंगल स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स की बनी हुई होती है। ठीक है, तो वॉल्स कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स। तो सिंपल सिंगल लेयर स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स की बनी होती है, सिंगल, बहुत पतली होती है ना। अगर पतली एक्सचेंज लायक नहीं होगी तो क्या एक्सचेंजेस हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। और इसमें कोई भी मसल्स प्रेजेंट नहीं होती है, नो मसल्स प्रेजेंट। अरे ये मैं साइन समझाने के लिए प्लस एंटी लिखती हूँ, प्रेजेंट शो करने के लिए, एग्जाम में ना लिख के चले आना तुम लोग प्रेजेंट। ठीक है, बाकी अगर मैं फंक्शंस की बात करूँ तो कैपिलरी फंक्शंस क्या क्या करती है, फंक्शन इसका होता है, पहली बात तो डिफ्यूजन। तो आउटवर्ड इनवर्ट कोई भी डिफ्यूजन ऑफ क्या करता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, तो हेल्प इन डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2, सेम डिफ्यूजन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, डिफ्यूजन ऑफ excretory substances, है ना। बाकी हम लोगों ने, याद है डाइकाइनेसिस पढ़ा था, डाइकाइनेसिस में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि वहां पे भी क्या हो रहा है, ल्यूकोसाइड मतलब WBCs बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो हेल्प इन स्क्वीजिंग आउट ऑफ WBCs। ठीक है, तो ये कुछ मेन काम है जो वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, और कभी कभी एक गिव रीजन आता है कि जब हम लोग गर्मी में एकदम चल रहे होते हैं तो हमारी स्किन एकदम रेडिश रेडिश की हो जाती है, क्योंकि ब्लड फ्लो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इसकी वजह से ऐसा होता है। ठीक है, तो जब हम लोग गर्मियों में चल रहे होते हैं और स्किन जो होती है वो कैसी हो जाती है, रेडिश हो जाती है, वो किसकी वजह से हो जाती है, क्योंकि कैपिलरीज जो फ्लो कर रही है उसमें ब्लड फ्लो क्या हो जा रहा है,
इंक्रीज हो जा रहा है। और ठंडी में हमारी बॉडी क्या हो जाती है, विंटर में हमारी स्किन कैसी हो जाती है, ब्लूइश हो जाती है। वो किसकी वजह से होती है कि ब्लड फ्लो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, इसकी वजह से ऐसी हो जाती है। ठीक है, ये किस में होता है, समर में होता है। बाकी दो और चीजें होती है, वैसोडाइलेशन और वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, जो तुम लोगों ने 9th में भी पढ़ा होगा। वैसोडाइलेशन का मतलब क्या होता है कि जो हमारी कैपिलरीज हैं वो डायलेट मतलब रिलैक्स कर रही हैं, और वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब क्या होता है कि हमारी जो कैपिलरीज हैं वो क्या हो रही हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं। समझ में आई मेरी बात, मतलब दब रही है एक टाइप से। समझ में आई मेरी बात, ठीक। तो ये हमारा वैसो डायलेशन और वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। ठीक, तो ये हमने मेन समझ लिया हमारा। बाकी डबल सर्कुलेशन हम पहले भी समझ चुके थे। पोर्टल सिस्टम की बात करते हैं। ऐसा करते हैं कि पोर्टल सिस्टम जो बचा हुआ है और लिम्फेटिक सिस्टम बचा हुआ है हमारा पूरा, ये दोनों मैं अगले वीडियो में करके कंप्लीट कर दूँगी, वरना ये बहुत लंबी हो जाएगी। तो थैंक यू। जो भी आप लोग के डाउट्स हो वो मुझे कमेंट कर दें।